हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है जो मेंस टेस्ट सीरीज है। और ये टेस्ट नंबर 4 का 4 पार्ट है। ये इकोनॉमी का टेस्ट हमारा चल रहा है, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो है हैं, इसीलिए इसको मैंने 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया है। वैसे तो मैं ऐसे ही डिस्कस कर लेता 2 या 3 पार्ट में, लेकिन एक्चुअली है क्या कि इसमें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। तो और इकोनॉमी को क्या होता है कि हम लोग जब तक एग्जांपल देके नहीं समझाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो इसीलिए मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो इसे मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है आप लोग। और आप लोगों से राय मांगी थी, आप लोगों ने किसी ने कुछ भी नहीं बताया, ये गलत बात है। देखो, जो पूछ रहा हूँ तो कम से कम बता तो सकते ही हो, इतना तो कर ही सकते हो यार। मतलब नहीं पसंद आ रही है, ये पूछा था कि नहीं पसंद आ रही है तो बता दीजिए कि नहीं करेंगे। और देखो, जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आप लोग कोई लोग आंसर नहीं देते हैं, ये गलत बात है। ये मतलब पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहता है। एक दो क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होने चाहिए यार, ठीक है। तो उनको बताया कीजिए प्लीज़। और आंसर मैंने ग्रुप डिस्कशन का भी उसमें इंक्लूड कर दिया है, जो टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक है। उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप लोग अपना आंसर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्रीलिम्स और मेंस के दोनों आंसर उसमें डाल सकते हैं और डिस्कशन भी कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और एक दूसरे का क्वेश्चन रिव्यू ज़रूर करें, ठीक है। ये क्योंकि ये आप लोगों की सहूलियत के लिए ही हमने बनाया है कि एक प्लेटफॉर्म हो जाएगा जहां आप लोग मतलब डिस्कशन करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। वहाँ पे जैसे कोई पॉइंट हमारा छूट गया है तो हम कोई दूसरा पर्सन लिख रहा है उस पॉइंट को, तो उसको भी हम अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबका मेंस में जो आंसर लिखने का नज़रिया होता है सबका अलग अलग होता है, ठीक है। तो किसी के अच्छे पॉइंट होते हैं, किसी के थोड़े से मतलब उतने अच्छे पॉइंट नहीं होते, तो उनमें भी सुधार हो सकता है, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, ठीक है। यहाँ ये हमने छोड़ा था। तो इसमें कहा गया है कि स्थिरीकरण यानी स्टारलाइजेशन क्या है, समझाइए कि बाह्य आघातों के विरुद्ध मुद्रा की आपूर्ति स्थिर रखने में आरबीआई द्वारा कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका हमको बताना है कि स्टारलाइजेशन और इसके बाह्य आघात कौन से हैं, मुद्रा आपूर्ति को स्थिर रखने में आरबीआई का क्या रोल है, ठीक है। और इसको कैसे उपयोग किया जाता है, तो इसको हमको बताना है, ठीक है। तो पहले तो स्टारलाइजेशन बताएंगे कि ये है क्या एक्चुअली में, ठीक है। और उसके बाद आरबीआई इसको कैसे कंट्रोल करती है और जो है इसका उपयोग कैसे होता है। तो हम इन सब बातों को अपना एक पूरा एनालिसिस करते हुए आंसर को देखेंगे, ठीक है। और आप लोगों को आंसर को लिखना भी है, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया, स्थिरीकरण मौद्रिक कार्रवाई का वह रूप है जिसमें केंद्रीय वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री के माध्यम से मुद्रा आपूर्ति पर पूंजी अंतर्वाह या बहिर्वाह यानी जो प्रवाह होता है अंदर की तरफ और बाहर की तरफ प्रभाव को सीमित करने का प्रयास करता है, ठीक है। या बृहद निवल पूंजी आवागमन अर्थात अंतर्वाह यानी सकारात्मक आघात और बहिर्वाह मतलब नकारात्मक आघात के रूप में परिचालित होने वाले बाह्य आघातों के प्रति अनुक्रिया करने के लिए आरबीआई द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत के विदेशी निवेश का आकर्षण गंतव्य स्थान होने के कारण आरबीआई द्वारा मुख्यतः पूंजी अंतर्वाह की स्थिति में स्थिरीकरण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये आरबीआई करती है, जैसे हमारे किसी दूसरे कंट्री का कोई निवेशक है, ठीक है, वो हमारी कंट्री में आके एफडीआई या एफआईआई के माध्यम से हमारे यहाँ निवेश करता है, ठीक है। तो उसके लिए रूल और रेगुलेशन आरबीआई मतलब बनाती है, ताकि जो हमारे यहाँ जो बाहर से विदेश आया विदेशी मतलब इन्वेस्टमेंट आया है, जो फॉरेन करेंसी आई है इन्वेस्टमेंट के रूप में, ठीक है। तो उसको कुछ समय के लिए सीमित किया जाए कि इससे पहले आप लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो ये रूल और रेगुलेशन को मतलब कंट्रोल करती है, ताकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो स्थिर रहे, ठीक है। उसमें त्वरित मतलब कोई परिवर्तन ना हो, एक लंबे समय के बाद हो, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अंतर्वाह, ठीक है। जो और ये जो फ्लो होता है, जो अंदर की फ्लो होता है, इनफ्लो होता है, जो मतलब फॉरेन करेंसी का इंडिया में कोई इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन जब इंडिया से कोई जो ये करेंसी कोई निकाल के ले जाता है, ठीक है, या कोई इंडियन जो है वो मतलब किसी दूसरे कंट्री में उसको इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए नकारात्मक चीज़ों को दर्शाता है, क्योंकि हमारा पैसा जो है बाहर जा रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्रियों के।
और दूसरे देशों में, ठीक है। तो इसी को कहते हैं अंतर्वाह, इसी को रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। तो पूंजी के अंतर्वाह की स्थिति में आरबीआई द्वारा स्थिरीकरण, तो ये जो पूंजी का जो अंदर की स्थिति में यानी इंडिया में जो प्रवाह होता है उसके बारे में, तो विदेशी निवेशकों द्वारा विदेशी मुद्रा के माध्यम से भारतीय बांड पत्रों को खरीद की जाती है, जिसमें विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है। इससे घरेलू मुद्रा में मूल्य वृद्धि होती है, जिसमें भारतीय निर्यात प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, ठीक है। इसलिए आरबीआई द्वारा विदेशी मुद्रा में नामित परिसंपत्तियों को खरीदने हेतु घरेलू मुद्रा का विक्रय किया जाता है, परंतु घरेलू मुद्रा का इस प्रकार विक्रय देश में मुद्रास्फीति का कारण बनता है। मांग की अनुपातिक वृद्धि के बिना मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से ब्याज दरों में गिरावट आ जाती है। तो ये मतलब जो इसका जो अंतर्वाह है, तो इससे हमारे यहाँ इन्फ्लेशन आ जाती है। अगर अनुपातिक वृद्धि के बिना ये होता है कि इन्फ्लेशन और मुद्रा आपूर्ति दोनों में अगर अनुपातिक वृद्धि हो रही, तब तो हमारे यहाँ ठीक सिचुएशन है। लेकिन अगर जो ये अनुपातिक वृद्धि नहीं होती है कि मतलब मुद्रा आपूर्ति बढ़ जाए और इन्फ्लेशन कम रहे, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ जो है ब्याज दरों को गिरा देता है, जिससे हमारे यहाँ जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी थोड़ी सी प्रभावित होती है, ठीक है। इन स्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा अंतर्वाह की राशि के समतुल्य राशि की सरकारी प्रतिभूतियों का खुले बाजार में विक्रय किया जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं वो आरबीआई क्या करती है, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आरबीआई जो है उस जो मनी को जो ज़्यादा फ्लो कर रही है मार्केट में, ठीक है, तो जो इकोनॉमी में ज़्यादा फ्लो कर रही है, तो उसको क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के उसको सक कर लेती है, ठीक है, अपने पास जो है मुद्रा को बुला लेती है। जब लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे तो पैसा जो है आरबीआई के पास हो जाएगा, ठीक है। तो विक्रय किया जाता है। इसके द्वारा बाजार के अतिरिक्त नगद को सक कर लिया जाता है, मतलब शौक लिया जाता है, नहीं कमी शौक लिया जाता है, ठीक है। देखो यही चीज़ें बताई गई हैं जो अन्यथा घरेलू अर्थव्यवस्था में संचालित हो सकती थी, ठीक है। आरबीआई द्वारा अन्य कम उपयोग की जाने वाली स्थिरीकरण विधियों में वाणिज्य बैंकों के नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर में वृद्धि या कुल ऋण पर उच्चतम सीमा आरोपित करना सम्मिलित है। मतलब अगर इससे भी अगर अब भी ज़्यादा रह गया है, ठीक है, जो ये मतलब विदेशी जो इन्वेस्टमेंट है अब भी ज़्यादा है अगर इकोनॉमी में, तो क्या करेंगे, वो सीआरआर की रेट बढ़ा देंगे, या मतलब उनकी जो अधिकतम सीमा है जो लोन देने की, ठीक है, उसको भी तय कर देंगे जो कमर्शियल बैंकें देती हैं, ठीक है। तो उसको भी सीमा कर देंगे कि जैसे कह दिया कि भाई 5 लाख से ज़्यादा अब किसी भी इंसान को जो है लोन नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये एक उच्चतम सीमा आरोपित कर दी जाएगी कि इससे ऊपर अभी नहीं दे सकते जब तक ये ऐसी सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो इसका भी प्रयोग किया जाता है, और जो यह उच्च शक्तिशाली मुद्रा के भंडार और कुल मुद्रा आपूर्ति को अपरिवर्तित बनाए रखता है, ठीक है। और इस प्रकार यह प्रतिकूल बाह्य आघातों के विरुद्ध अर्थव्यवस्था का स्थिरीकरण करता है। इससे निम्नलिखित लाभ होते हैं। तो कौन कौन से लाभ हैं ये देख लेते हैं जो अंतर्वाह से होता है, ठीक। तो पहला तो हमारा ये हो गया कि मौद्रिक आधार को अपरिवर्तित बनाए रखकर पूंजी अंतर्वाह से होने वाले अवांछनीय विस्तारवादी प्रभावों को समाप्त करना, तो उसको समाप्त करता है। और स्थिरीकरण के साथ साथ विदेशी मुद्रा बाजार हस्तक्षेप आरबीआई को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स जो होता है, फॉरेन रिजर्व जो होता है, उसके बारे में का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करता है, जो भविष्य के आघातों का सामना करने में सहायता की जाती है। तो अभी देखने को मिला था जो हमारा फॉरेन रिजर्व था वो 500 मिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया था, ठीक है। तो 500 मिलियन, हाँ 500 मिलियन ही था शायद, हाँ 500 मिलियन डॉलर के ऊपर तक पहुंच गया था, ठीक है। तो ये हमारा विदेशी भंडार इस समय यहाँ इंडिया में मौजूद है, ठीक है। और जो ये मतलब लगभग 45 सालों के बाद ऐसा रिकॉर्ड बना है, ठीक है। और नेक्स्ट है कि यह बाजार प्रतियोगियों में विश्वास उत्पन्न करता है कि उनकी जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उससे उनको नुकसान नहीं होगा, और उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया है उसमें फ़ायदा ही उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये उनकी भी मतलब ये मजबूती प्रदान करता है, ठीक है। पूंजी पूंजी बहिर्वाह की स्थिति में, जैसा कि 2008 में वैश्विक संकट जो आया था, जो रिसेशन देखने को मिला था, ये मतलब जो यूएसए वाला, ठीक है। इससे क्या हुआ था, देश से पूंजी का बहिर्वाह होता और घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है। मतलब जब
ये बहिर्वाह पूंजी हमारे देश से बाहर जाती है, ठीक है। जब लोग इन्वेस्ट कर रहे थे वो निकाल के ले जाते हैं, या इंडियन जो है वो फॉरेन किसी कंट्री में इसको इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या करते हैं, इससे हमारी जो रुपए की जो कीमत होती है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो मूल्य ह्रास होता है। इसके मूल्य को संतुलित करने के लिए आरबीआई द्वारा घरेलू मुद्रा का क्रय करने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार के कुछ भाग का उपयोग अपनी मुद्रा की कृत्रिम मांग का सृजन करने हेतु किया जाता है। मतलब जब ज़्यादा करेंसी आ जाती है तो ये विदेशी मुद्रा भंडार के लिए संचित किया जाता है, उसमें रखा जाता है। लेकिन जब कमी हो जाती है, ठीक है, तो उससे ये मतलब मुद्रा की जो हमारे करेंसी है उसकी आपूर्ति करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, मांग का सृजन करते हैं उस फॉरेन रिजर्व से, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की आपूर्ति में कमी हो जाती है, जिससे अपस्फीति प्रभावकारी उत्पन्न होने की संभावना होती है। मुद्रा आपूर्ति का प्रभाव को प्रतिसंतुलित करने के यानी बराबर करने के लिए, ठीक है, बराबर करने के लिए आरबीआई द्वारा अर्थव्यवस्था में तरलता की आपूर्ति करने वाले खुले बाजार परिचालन यानी ओएमयू, जो ओएमयू ओपन मार्केट वाला जो होता है ना, के माध्यम से अपने विदेशी मुद्रा संबंधी हस्तक्षेप का स्थिरीकरण किया जाता है। तो इससे ये मतलब अपना जो ओपन मार्केट है इसके माध्यम से ये मतलब काम करते हैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको फिर क्या करते हैं कि भाई उनको उन पे वो लोग बेचने लगते हैं। तो जो आरबीआई उनको पैसा मार्केट में वो फिर से आने लगता है, और जो ये हमारी वही हो जाएगा जो मतलब अधिकतम सीमा तय की थी उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को उसमें कर देंगे। तो यही है कि हालांकि ब्याज दरों को उच्च किए बिना दीर्घकालीन स्थिरीकरण संभव नहीं हो सकता। इससे आगे विदेशी मुद्रा अंतर्वाह में और वृद्धि हो सकती है, जिससे स्थिरीकरण का प्रभाव निष्प्रभावी हो सकता है। स्थिरीकरण आरंभ करने की वित्तीय लागत भी होती है, ठीक है, जिससे आरबीआई को वहन करना पड़ता है। इस प्रकार आरबीआई द्वारा स्थिरीकरण यानी स्टैबलाइजेशन जो होता है परिचालनों को आरंभ करने का निर्णय इसकी लागत और लाभों का आकलन करने के पश्चात ही लिया जाना चाहिए, ताकि जो है आरबीआई को ज़्यादा भी नुकसान ना हो और इकोनॉमी को, जो इकोनॉमी में लोग हैं उनको भी नुकसान ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार ये हम लेंगे अपना पूरा एक क्वेश्चन देख लिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन जो है जो कोविड-19 इस समय चल रहा है, ठीक है, उसके प्रभाव में ये चीज़ें देखने को मिलती थी, ठीक है। इसीलिए ये सारे क्वेश्चन हैं, और ये इकोनॉमी के बहुत ही सारे, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इस बार देख लेना इकोनॉमी से जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा के मध्य अंतर स्पष्ट करते हुए अर्थव्यवस्था पर उच्च राजकोषीय घाटे के निहितार्थों की व्याख्या कीजिए। तो हमारा राजकोषीय घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा क्या है और राजस्व घाटा क्या है, कि तो इनके मध्य अंतर हमको बताना है। तो पहले तो घाटा, विभिन्न प्रकार के जो घाटा होते हैं वो उनकी परिभाषा आपको देनी पड़ेगी कि ये होता क्या है, घाटा एक्चुअली है क्या, ठीक है। तो पहले तो घाटा हमको बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा के अर्थों को समझाएंगे कि क्या है ये एक्चुअली में, और फिर उसके मध्य अंतर हम मतलब डिस्क्राइब करेंगे, फिर उनके निहितार्थ बताएंगे कि क्या है इनका, ठीक है। जो इम्प्लीमेंटेशन है ये कौन कौन से इनके इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, तो इनको भी हम बताएंगे, और निष्कर्ष करते हुए हम अपना पूरा क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अर्थव्यवस्था में घाटा तब होता है जब व्यय से अधिक हो जाए, व्यय आय से अधिक हो जाए। मतलब घाटा तभी होता है जैसे हम कोई हमारी मतलब मान लीजिए, ये मतलब हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल है कि मान लीजिए हमारी इनकम है 100 रुपये डेली की, ठीक है, और हमारे पास खर्चा कितना हो रहा है 110 रुपये का, ठीक है। तो क्या हुआ, हमारा ये घाटा आ गया 10 रुपये का। तो ये हम किसी से उधार लेंगे तभी तो पूरा होगा। तो ये एक्चुअली में दिखाता है कि घाटा, ठीक है, सिंपल वर्ड में। और ये हमारा हाइपोथेटिकल एक एग्जांपल है, फिर से हैं। तो इसमें ये 10 रुपये का घाटा दिखाएगा। तो ये है घाटा हमारा कि जितनी हमारी आय है उससे ज़्यादा हम वे कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। मतलब जितना हम कमा रहे हैं 100 रुपये, उससे ज़्यादा हमको खर्चा हमारा हो रहा है, क्योंकि हम इतने हमारे खर्चे हैं जिससे हमको जो है 110 रुपये खर्च होते हैं, तो 10 रुपये हम घाटे में रहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बजट की जितनी आय की प्राप्तियाँ होती हैं, ठीक है, और उसकी जो
व्यय होता है, ठीक है, तो उसमें जितना घाटा आता है तो उसी को राजकोषीय घाटा कह देंगे, ठीक है। राजस्व के बारे में हम बात करेंगे तो जो राजस्व होता है, ठीक है, जैसे राजस्व प्राप्तियां जितनी हैं, जितनी हमारी राजस्व की आय है, ठीक है, मतलब जितनी आय राजस्व से इनकम हो रही है, लेकिन राजस्व पे जितना घाट मतलब जितना व्यय है उतना ही है, तो बराबर है। लेकिन अगर जो वो राजस्व भी व्यय है तो मतलब रुक जा, मान लो हमारी 5 लाख ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, ठीक है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो क्या करेंगे कि 5 ट्रिलियन हमारा व्यय हो गया, लेकिन हमारे पास 4 ट्रिलियन ही मतलब हमारी इनकम हो रही है पूरे साल में, तो हमारा 1 ट्रिलियन का घाटा हो गया। तो ये हो गया हमारा पूरा राजस्व घाटा। तो ये हम क्या करते हैं, किसी से उधार लेके पूरा करते हैं। और फिर है कि प्राथमिक घाटा की बात करें, प्राथमिक ही तो है, कहाँ गया, हाँ मतलब प्राथमिक घाटा है, नहीं राजस्व घाटा, सॉरी राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा में क्या होगा कि जितनी राजस्व से हमको आय प्राप्त होती है राजस्व वाले सेक्टर से, ठीक है, और उसी में जितना व्यय होता है, अगर जो उसमें हमको राजस्व प्राप्तियां मान लिया जो है 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए हैं, तो और हमको जो हमारा खर्चा जो हो रहा है राजस्व पे वो हमारा जैसे मान के चलो 2 लाख हो रहा है, ठीक है, तो 1 लाख का ये घाटा हो गया, तो ये राजस्व घाटा हो गया। प्राथमिक घाटा है कि मतलब आगे भी देखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो घाटों के ये हैं प्रकार, ठीक है। तो बजट के अंतर्गत प्राप्तियों और व्यय के प्रकारों के आधार पर घाटे को विभिन्न घाटों में वर्गीकृत किया गया है। एक तो राजकोषीय घाटा, ठीक है, यानी फिजिकल डिफिसिट होता है, तो एक वर्ष जो एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल बजट प्राप्तियां देखो है उधार को छोड़कर, उधार वही होता है जो मतलब घाटा होता है, और सापेक्ष कुल बजट के आधिक्यता को दर्शाता है, मतलब वही है राजकोषीय घाटा, कुल बजट व्यय और कुल बजट प्राप्तियां उधार को छोड़कर, ठीक है। तो ये राजस्व घाटा हो गया, मतलब राजकोषीय घाटा हो गया। राजस्व घाटा प्लस पूंजी प्राप्तियां, ठीक है, सॉरी राजस्व व्यय प्लस पूंजी प्राप्तियां माइनस राजस्व प्राप्तियां माइनस केवल गैर ऋणगत पूंजी प्राप्तियां। तो ऋण वाली ये नहीं इसमें शामिल हैं, इनको घटा देंगे तो हमारा राजस्व घाटा निकल आएगा, ठीक है। तो ये है, यदि हम ऋण सृजक यानी डेप्ट इनकरिंग की पूंजी प्राप्तियों को जोड़ते हैं तो राजकोषीय घाटा शून्य हो जाता है, मतलब जितना उधार लेते हैं हम, ये जो गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों की बात की जा रही है, ठीक है, तो अगर हम उन्हें जोड़ते हैं तो शून्य हो जाता है। सरल सरल शब्दों में बात करें तो राजकोषीय घाटा सरकार की ऋण आवश्यकताओं को दर्शाता है, जो ऋण होता है वही राजकोषीय घाटा दर्शाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राथमिक घाटा। तो इसमें क्या है कि बजट घाटे का एक प्रकार है जिसमें राजकोषीय घाटे में ब्याज के भुगतान को घटाकर प्राप्त किया जाता है। राजकोषीय घाटे प्राथमिक घाटे के मध्य अंतर अतीत में सृजित सार्वजनिक ऋण पर ब्याज के भुगतान को के महत्व को दर्शाता है। तो इसमें जो राजस्व प्राथमिक घाटा होता है, जो ब्याज होता है, ब्याज के भुगतान को घटा दिया जाए, ठीक है। जैसे हमारा ये राजकोषीय घाटा निकला, तो राजकोषीय घाटा जितना है उसमें जितना हम लोग ब्याज का भुगतान करते हैं, ठीक है, उसको अगर हम घटा दें तो ये जो हमारा निकलेगा उसको हम प्राथमिक घाटा बोलेंगे। जैसे मतलब जो फिजिकल डिफिसिट निकला, फिजिकल डिफिसिट जो निकला मतलब राजकोषीय घाटा जैसे निकला हमारा, ठीक है, मतलब ऐसे हम समझते हैं। एक थोड़ा एग्जांपल लेते हैं फिर से, हाइपोथेटिकल, मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल, 100 रुपये है हमारा जो है आय, ठीक है, कुल बजट का 100 रुपये है और 110 रुपये जो है हमारा व्यय है, इसमें ऋण छोड़ के, ठीक है। तो हमारा कितना राजकोषीय घाटा कितना आएगा टोटल, तो टोटल आएगा हमारा 10 रुपये। अब 10 रुपये में क्या करते हैं हम, जो पिछला लोन ले रखे हैं, ठीक है, पिछला जो लोन रख रखे हैं अन्य कंट्री से या किसी से, ठीक है, तो वो लोन जब हम घटा देंगे, जितना लोन पे हम खर्च कर रहे हैं, लगभग 20 पैसे खर्च हो जाता है हमारा लोन पे, ठीक है। तो उसमें अगर ये हम लोन वाला जो घटा दे, जैसे 10 रुपये का अगर टोटल आ रहा है तो इसमें हम घटा देते हैं, जैसे दो या 3 रुपये जो भी है हम लोन में खर्च कर रहे हैं, तो हमारा 8 रुपये जो ये बचा, ठीक है, ये हमारा प्राइमरी घाटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजस्व घाटा। तो रेवेन्यू डिफिसिट से आशय है कि सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियों के कुल राजस्व व्यय के अधिशेष से है। यह दर्शाता है कि सरकार की उपार्जित आय स्वयं सरकारी विभागों के सामान्य
कार्य संचालन और सेवाओं संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु अपर्याप्त है। तो ये मतलब राजस्व प्राप्तियां और राजस्व जो है कुल राजस्व प्राप्तियां और कुल राजस्व व्यय को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार ये हमने घाटे देख लिए। अर्थव्यवस्था है तो राजकोषीय घाटे के निहितार्थ कौन कौन से हैं? तो ऋण पास, ये तो हमने पहले भी देखा था, डेप्ट ट्रैप। तो उच्च राजकोषीय घाटे का अर्थ है अधिक ऋण, मतलब अगर अधिक ऋण है, जैसे जैसे सरकार के ऋण की मात्रा में वृद्धि हो जाती है उसी के अनुरूप भविष्य में ऋण के साथ साथ ब्याज की देयताओं में भी वृद्धि होती है। ब्याज भुगतान से राजस्व व्यय में वृद्धि होती है। ठीक है, जिससे राजस्व घाटा उच्च हो जाता है, जो सरकार को और अधिक ऋण लेने के लिए बाध्य करता है। कभी कभी तो जैसे ये पाकिस्तान है और श्रीलंका है, मालदीव है, ये लोग क्या कर रहे हैं, नेपाल है, तो इनको जो चाइना से इन लोगों ने ऋण ले रखा है, तो इनका जब ब्याज चुकाना होता है तो उसके लिए भी ऋण लेना पड़ता है। तो ये मतलब इतनी दयनीय स्थिति इन कंट्रियों की है, जो कभी ना कभी यही देखने को मिलेगा कि चाइना इनके कंट्री को कैप्चर करता हुआ मिलेगा। ठीक है, और पहले भी ये कर चुका है। ठीक है, तो इससे जो है बच के रहने वाला है, लेकिन ये कंट्रियां समझ नहीं रही हैं और उसी की गोद में जाके बैठ जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मुद्रास्फीति दबाव। जैसे उच्च सरकारी व्यय से उत्पन्न मांग के परिणाम स्वरूप उच्च मुद्रास्फीति की मतलब भी उत्पन्न होता है, मतलब उच्च मुद्रास्फीति बढ़ेगा। ठीक है, ज़्यादा ब्याज से भविष्य की समृद्धि को अवरुद्ध करना, यानी ऋण और ब्याज राशि का भुगतान करना भावी पीढ़ियों पर एक वित्तीय बोझ होता है, जिससे अर्थव्यवस्था की समृद्धि दर मंद हो जाती है, मतलब ग्रोथ रेट उसकी कम हो जाती है। कराधान में वृद्धि, तो उच्च राजकोषीय घाटा का अर्थ है कि सरकार व्यय के सापेक्ष आय सृजित करने में सक्षम हो रही है। ठीक है, और ब्याज दरें, तो भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटे के कारण ब्याज दरों में कटौती किए जाने की संभावना कम होती है। भारत जैसी प्रगतिशील अर्थव्यवस्था में उच्च ब्याज दर निजी निवेशक को प्रभावित कर सकती है। तो हम ज़्यादा उच्च जो है ब्याज दर ही नहीं कर सकते, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी, हमारे यहाँ निवेश नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। ठीक है, विदेशी निर्भरता, तो भारत को बाह्य ऋणों पर निर्भर रहना पड़ सकता है, जो अन्य देशों पर उनकी निर्भरता बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त उच्च राजकोषीय घाटा भारत की सोवरेन रेटिंग को प्रभावित करता है और विदेशी निवेशकों के विश्वास में कमी करता है, जिससे ऋण की लागत में वृद्धि हो जाती है। तो हमारे विदेशी निवेशक के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होगा कि जो कंट्री घाटे में जाती है तो वहाँ कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई नहीं करेगा, कहेगा ये तो हमेशा घाटे में ही रहती है, अगर हमारा पैसा डूब गया तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उनमें विश्वास की कमी हो जाती है। जैसे नेपाल है और तुम्हारा ये पाकिस्तान है, श्रीलंका है, मालदीव है, यहाँ बहुत कम कंट्री जो है इन्वेस्टमेंट करती हैं, कोई नहीं करना चाहता ऐसी जगहों पे, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि हमारा पैसा कम हो, वो पैसा बढ़ाने के लिए लाते हैं, ना कि कम करने के लिए। ठीक है, निजी निवेशक के निवेश पर प्रभाव, तो सरकार द्वारा बाजार से औसत से अधिक ऋण प्राप्त करने से निजी क्षेत्र के ऋण प्राप्त करने हेतु कम भंडार यानी पूल बचेगा, शेष रह जाता है, और जिससे निजी क्षेत्र का विकास योजनाएं बाधित होंगी। अगर सरकार ही इतना ऋण ले लेगी मार्केट से, ठीक है, ये इकोनॉमी से, लोगों से इतना अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के, तो जो निजी निवेशक हैं उनको कहाँ से ऋण प्राप्त होगा, उनको मिलेगा नहीं, तो जो हमारा डेवलपमेंट कार्य है वो रुक जाएगा। ठीक है, वो इस अच्छे से मतलब नहीं हो सकता। इस प्रकार यह राजकोषीय घाटे का उपयोग केवल राजस्व घाटे की पूर्ति हेतु किया जाता है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए अहितकर सिद्ध होता है। मतलब जो राजकोषीय घाटा का उपयोग अगर राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए किया जाता है, तो ये बहुत ही गलत सिचुएशन है और बहुत ही उस देश की दयनीय स्थिति है, ये खराब सिचुएशन है। हाँ, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ता है तो ये किस लिए, कि जो हम कोई कैपिटल बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके लिए अगर हम लेते हैं, ठीक है, तो वो तो हमारे लिए ठीक है, लेकिन अब हम उसी को पूरा करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए लोन ले रहे हैं, तो ये हम कहाँ से देंगे, हमारा जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, हालांकि यदि राजकोषीय घाटे से नवीन पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण होता है तो इसके अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इससे उत्पादक क्षमता में वृद्धि होगी और भविष्योन्मुखी आय के स्रोतों का सृजन होगा। ठीक है, तो यही पूंजी परिसंपत्तियों के लिए निर्माण के लिए अगर हम राजकोषीय घाटे का लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे उससे आय मिलेगी, मतलब वो एक आय का सोर्स होगा। जैसे टोल टैक्स होते हैं, रोड बनाते हैं हम, तो टोल टैक्स देना पड़ता है सभी,
उससे तो एक इनकम जनरेट होती है, जिसको उस योजना के लिए जितना लोन लिया गया उसको हम पूरा कर देते हैं। उससे थोड़ा फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख उद्देश्यों की को स्पष्ट कीजिए। तो राजकोषीय नीति क्या होती है, ठीक है, मतलब जो ये है कि फिजिकल पॉलिसी क्या है, ठीक है, और इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में हमको बताना है। तो ये अर्थव्यवस्था में इसका क्या भूमिका होती है, जो ये राजकोषीय नीति होती है, तो इसको हमको ब्रीफ में जो है डिस्कस करते हुए आंसर लिखना है और इसके उद्देश्यों पर चर्चा करनी है अच्छे से, ठीक है। तो राजकोषीय नीति देख लेते हैं और चले। तो इसमें क्या है कि राजकोषीय नीति ऐसा साधन है जिसके माध्यम से सरकार की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन की निगरानी करने और परिणाम स्वरूप उसे प्रभावित करने हेतु अपने व्यय के स्तर और कर की दरों में समायोजन करती है, ठीक है। यह मुख्यतः जॉन मेनार्ड कीन्स के विचारों पर आधारित है। कीन्स द्वारा तर्क दिया गया था कि सरकार व्यय और कर नीतियों को समायोजित करके व्यापार चक्र को स्थिर कर सकती है तथा आर्थिक उत्पादन को विनियमित कर सकती है, मतलब रेगुलेट कर सकती है, ठीक है। और राजकोषीय नीति दो प्रकार की होती है, एक तो विस्तारवादी यानी व्यय को बढ़ाकर और करों को कम करके, ठीक है, तथा अथवा दोनों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो ये एक प्रकार की ये विस्तारवादी हो गई, ठीक है। एक संकुचनवादी होती, मुद्रास्फीति को कम करते इन राजकोषीय नीति होती है। तो ये दो प्रकार की जो ये मतलब राजकोषीय नीति होती हैं, एक तो विस्तारवादी, एक संकुचनवादी, ठीक है, मतलब वो विस्तार नहीं करती किसी चीज़ का। तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स के विचार हैं कि इसके द्वारा इसके जो व्यय के स्तर और कर दरों में को समायोजित करती है, ठीक है। तो इसके माध्यम से वो पूरी इकोनॉमी को रेगुलेट करती है एक सरकार, ठीक है। तो राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं, तो इसके अगर बात करें उद्देश्य की, तो इसमें क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो संसाधनों के प्रभावी संग्रहण द्वारा विकास, यानी राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य कराधान, सार्वजनिक व निजी बचतों आदि के उपयोग के माध्यम से वित्तीय साधनों के संग्रहण द्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि तथा विकास को सुनिश्चित करना है, ठीक है। और संसाधनों का इष्टतम आवंटन, मतलब कराधान और सार्वजनिक व्यय कार्यक्रमों जैसे राजकोषीय साधन विभिन्न व्यवसायों तथा क्षेत्रों में संसाधनों के आवंटन को बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं, ठीक है। और आय का प्रभावी पुनर्वितरण, तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य धन और आय का समान वितरण करना है ताकि समाज में असमानताओं को कम करना। तो ये भी हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। और कीमत स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण, तो राजकोषीय नीति एक कुछ ऐसी होनी चाहिए जो स्तर को यथोचित स्थिर, यानी उसी प्रकार बनाए रखे, उसी प्रकार स्थिर बनाए रखे और मुद्रा को नियंत्रण में रखे तथा इस प्रकार समाज के सभी वर्गों को लाभान्वित करे। तो ये देखो, कीमत स्थिरता और मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना एक इसके मुद्रा जो राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। और आय की प्रभावी वितरण हो, सभी के साथ संसाधनों का इष्टतम आवंटन हो, सभी को उसका जो मतलब जितने भी संसाधन है सभी उसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। और संसाधन के प्रभावी ढंग से संग्रहण का विकास भी करे, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारा जैसे रोजगार सृजन, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में राजकोषीय नीतियों का यह प्रमुख उद्देश्य होता है कि होता है, ठीक है, कि मतलब रोजगार का सृजन किया जाए। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो अवसंरचना में निवेश से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होती है। अगर कोई मतलब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कोई रोड बनानी है, तो उसमें देखो बहुत से लेबर लगते हैं, तो उनको जो है रोज़गार मिल जाता है। बहुत एम्प्लॉई होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स होते हैं, तो इन सबको उनमें मतलब मिल जाता है। कोई मेट्रो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो भी मतलब इन स्कीम ही होती है ना इनकी, तो उसमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार का भी सृजन होता है, ठीक है। और बात करें ये संतुलित क्षेत्रीय विकास की, तो सरकार पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने हैं तो विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है, जैसे कि नगद सब्सिडी, करों में रियायत या रियायती ब्याज दरों में वित्त, ठीक है, तो इत्यादि इन सब चीज़ों को भी क्षेत्रीय विकास के लिए ये मतलब काम करती है। और भुगतान संतुलन बनाए रखना, मतलब राजकोषीय नीति भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान करने हैं तो अधिक निर्यातों को प्रोत्साहित करने और आयातों को हतोत्साहित करने का प्रयास करती है, या विदेशी मुद्रा उपार्जन में
वृद्धि के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। जैसे मतलब कोई जैसे ये निम्स होते हैं और सेज होते हैं, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें कर टैक्सेशन की छूट दी जाती है, ताकि जो कोई चीज़ें हैं वो अपने कंट्री में ही बनाई जाएं। निम्स होते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ये लोग बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी निर्माण। तो जो हमारा भारत में राजकोषीय नीति का उद्देश्य पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना, ताकि प्रमुख देशों में निवेश में वृद्धि कर आर्थिक विकास की वृद्धि को तीव्र किया जा सके, ठीक है। तो ये पूंजी निर्माण का भी काम करता है। तो इस प्रकार जैसे हम देखें तो पूंजी निर्माण हो गया, भुगतान संतुलन बनाए रखना, संतुलित क्षेत्रीय विकास हो गया और रोजगार सृजन हो गया। इसके साथ साथ ये हमारे पॉइंट है कि कीमत स्थिरता और मुद्रास्फीति को बनाए रखना, ठीक है। और आय के प्रभावी वितरण, संसाधनों का इष्टतम आवंटन, और ये हमारे सारे राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं, ठीक है। इसके द्वारा हम अपनी इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार अगर बात करें तो राजकोषीय नीति के उद्देश्यों को सार्वजनिक व्यय और कराधान व ऋण व घाटे में वित्त पोषण जैसी नीतिगत साधनों के प्रभावी उपयोग की स्थिति में ही प्राप्त किया जा सकता है। राजकोषीय नीति की सफलता कार्यान्वयन के दौरान सामयिक उपायों और उनके प्रभावी व्यवस्थापन पर ही निर्भर करती है, कि उनकी जो सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग उनको रेगुलेट करना होता है, ठीक है। जैसे हमारे पास संसाधन होते हैं उसी प्रकार हम रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा बजट प्राप्तियों और व्यय के विभिन्न घटकों को संक्षेप में दीजिए। तो देखो कितना पूरा टॉपिक वाइज चीज़ें हमारी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। और सारे टॉपिक हमारे एक एक करके पूरा हमारा रिवीजन भी हो रहा है, जो प्री में भी हमारा काम आने वाला है, ठीक है। और मेंस में भी काम आने वाला है, ठीक है। और साथ साथ इंटरव्यू में भी काम आने वाला है। तो मेंस का जो ये होता है, इसका केवल ये पर्पज़ नहीं होता है कि मेंस के बच्चे जो दे रहे हैं उन्हीं को देना है, हमको प्रिपेयर होना है नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। जैसे 2021 के लिए, तो उसमें भी हमारा ये काम आने वाला है, ठीक है। ये सारे पॉइंट पूछे जाते हैं। देखो इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब हो जाता है, मेंस में थोड़ा सा हमको डिस्क्राइब करके लिखना होता है, ठीक है। प्री में क्या होता है कि जो हेडिंग्स होती हैं उनको पूछ लिया जाता है कि कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, क्या क्या हैं इसके। अभी जैसे हमने जो जो राजकोषीय नीति के उद्देश्य पूछे, तो उसमें इन उद्देश्य इंक्लूड कर दिए जाते हैं, कौन कौन से उद्देश्य हैं, और नीचे लिखे होते हैं ऑप्शन में। तो इस प्रकार हमारा पूरा प्री और मेन सब और इंटरव्यू सारा का सारा हमारा एक साथ तैयारी होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग कोई तैयारी नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग होगा तो केवल एक बार प्री निकालोगे, फिर मेंस निकाल पाओ, मेंस 2-4 साल पढ़ोगे तब निकाल पाओगे। तो इससे बेटर यही है, थोड़ा सा टाइम दो, अच्छे से प्रॉपर टाइम दो उसको, ठीक है। और प्री मेंस साथ में तैयार करो, ठीक है। और आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सर प्री का कीजिए, प्री का कीजिए, प्री का करवाइए 2021 वाला। आप लोग क्यों परेशान रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सब करवाऊँगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत टाइम है हम लोगों के पास। अभी अभी आपका तो टाइम होना चाहिए, रिवीजन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर अभी रिवीजन नहीं करेंगे तो कब करेंगे बताइए आप। फिर जब जनवरी फरवरी आ जाएगा तब आप रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। अभी आप लोगों का देखो, इस मेंस का हमारा टेस्ट सीरीज चलाने का पर्पज़ ये है कि जो मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, ठीक है। वो तो अपना आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं और सब कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्री में तैयारी कर रहा है उसके लिए क्या है कि वो क्या करे, इसमें इसका रिवीजन होता चल रहा है इसका। आप लोग उससे पढ़िए और देखिए, पूरे कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें इसमें दिखने को मिलती हैं, ठीक है। और इस बार पेपर तो देखा ही आप लोगों ने कैसा आया था, सब कॉन्सेप्चुअल चीज़ें पूछी गई थी। करंट एक नमूना तक नहीं था इस बार, समझ लो। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना है, आप परेशान मत होइए। मैं प्री का टोटल करवाऊँगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए, मैं पूरा करवाऊँगा प्री का। क्योंकि जब पिछली बार यार इतना लेट में स्टार्ट किया था, तब आधे से ज़्यादा टेस्ट सीरीजें 10 या टेस्ट सीरीजें मेरी रह गई थी, बाकी सारी करवा दी थी। तो इस बार क्यों नहीं मैं करवाऊँगा बताइए आप। तो उसके लिए आप लोग बार बार बोलते हैं कि मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या कौन पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं सब करवाऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। पहले ये मेंस का कर लेते हैं, हमारा रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस हमारा थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बन जाएगी, ठीक है। फिर प्री का करेंगे तो हमारे लिए बहुत ईजी रहेगा वो, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत रहिए आप लोग। और मैं ये इस अगले हफ्ते से वो भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा है कि ये थोड़ा सा इधर मैं बाहर था, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसीलिए नहीं स्टार्ट किया, वरना
संडे और सैटरडे संडे वो प्री का ही आया करेगा, ठीक है। एक ऐसे का आया करेगा और इसका आया करेगा, ठीक है। और मैं करंट अफेयर भी स्टार्ट कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आपको पूरा कहीं विजन की किसी भी चीज़ के लिए आपको कहीं दौड़ भाग ना करनी पड़े, आपको सारा हम मेरे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। अगर टाइम मिला तो मैं इनसाइट का भी यहाँ कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए निश्चिंत मत होइए, आप लोग उसके लिए परेशान ना होइए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, मैं सब करूँगा। तो अब इसमें बजट, तो ये बजट क्या होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत हमको डिस्क्राइब यहाँ भी कर देना है, ठीक है। और इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, कहाँ किस में उसका प्रोविज़न किया गया है, और बजट प्राप्तियाँ और बजट व्यय के विभिन्न घटक का जो है हमको डिस्क्राइब करना है, जो है विस्तार पूर्वक, ठीक है। और उसका निष्कर्ष करते हुए आंसर करना है। तो हमारा बजट क्या है, बजट होता है वही होता है कि आय व्यय का वार्षिक विवरण जो होता है। सरकारी बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जो एक वित्त वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के मध्यवार अनुमानों को दर्शाता है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 112 के अंतर्गत संसद के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक अनिवार्यता है, जो सरकार का मुख्य दस्तावेज होता है, ठीक है। तो सरकारी बजट के विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, तो इनको हमको देखना है। तो गवर्नमेंट बजट, ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में डिस्क्राइब करता ही चलूँगा, ठीक है। बहुत अच्छा चार्ट देखो बनाया, सारा टैक्सेशन हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो देखो क्या है इसमें, तो रिवेन्यू बजट होता है, ठीक है, एक कैपिटल बजट यानी राजस्व बजट होता है, एक पूंजी बजट होता है, ठीक है। उसके बाद रिवेन्यू बजट को दो पार्टों में डिवाइड किया गया, एक रिवेन्यू रिसीप्ट होती है, ठीक है, एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है कि रिवेन्यू जितना मतलब रिसीव हम लोगों ने किया, राजस्व प्राप्त किया है, और उसको राजस्व प्राप्त करने में कितना खर्चा किया है, ठीक है। तो उसमें अब रिवेन्यू रिसीप्ट में क्या होगा कि रिवेन्यू टैक्स और नॉन रेवेन्यू टैक्स की, मतलब जो बिना टैक्स के जो हम इकट्ठा करते हैं वो वाला भी पार्ट आ जाएगा, जो रेवेन्यू रिसिप्ट में होगा। एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया, ठीक है। इसी में देखो एक प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक नॉन प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हमारा रेवेन्यू का इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है, ये हमारे रेवेन्यू के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब कैपिटल जो बजट होता है, तो कैपिटल बजट में क्या होता है, कैपिटल रिसीप्ट आपको देखने को मिलती है, यानी पूंजी प्राप्तियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब कैपिटल व्यय, मतलब पूंजी व्यय देखने को मिलता है। तो इसमें रिसीप्ट में तो सारी आ जाती हैं, इसमें जितने कैपिटल, जैसे हम कोई सरकार द्वारा कोई डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है, मतलब किसी पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेचा जाता है, ठीक है, उसमें शेयर की धारिता कम हो जाती है, जो सरकार की होती है, वो रिसिप्ट जितना होता है इसी से आता है। किसी कैपिटल को हम बेच देते हैं, जैसे जो इंडियन रेलवे का इस समय चल रहा है, और ये जो हमारे हेरिटेज थे जितने भी, हैदराबाद वाला था, और ये जितने हेरिटेज देखने को मिले थे, ये अब अडानी ग्रुप जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी ये देखने को मिला, ठीक है, हवाई अड्डे हैं, ठीक है। तो इन सब का जितना रिसिप्ट आएगा ये यहाँ आपको मिलेगा, कलेक्ट होगा, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उस पर खर्चा होता है, ठीक है, उस चीज़ को करने में, तो इसमें एक नॉन प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक जो है प्लान्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पूरा हमारा बजट का ये पूरा गवर्नमेंट का ये जो बजट देखने को मिला, ये सब यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमको इसमें इसका डिटेल में इसको देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि देखो ये बजट प्राप्तियों के जो घटक हैं, तो राजस्व प्राप्तियां, तो वही चीज़ें हैं कि राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जो ना तो परिसंपत्तियों का सृजन करती है और ना ही सरकार की देयताओं को कम करती, उन्हें कर या गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो ये दो पार्टों में विभाजित कर दिया गया है। कर राजस्व में व्यक्तिगत आय कर और निगम कर, संपत्ति कर, उपहार कर और प्रत्यक्ष करों व जीएसटी यानी वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, और जो मतलब भारत में आयातित और निर्यातित वस्तुएं होती हैं उन पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। जैसे अप्रत्यक्ष करों के रूप में होने वाली प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। और इसमें अब बात करें तो केंद्र सरकार और गैर कर राजस्व की, तो ये केंद्र सरकार के जो गैर कर राजस्व में मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई ऋण
प्राप्त होने वाली जो ब्याज प्राप्तियां होती हैं, ठीक है, जो मतलब ब्याज प्राप्त होता है, जैसे किसी को ऋण दे रखा है किसी कंट्री को, तो वहाँ से जो ब्याज मिलेगा उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, गैर कर में। और इसके द्वारा किए गए निवेश पर लाभांश और लाभ सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए शुल्क व अन्य प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से प्राप्त नगद सहायता अनुदान भी इसी में आता है। तो नॉन टैक्स जो होता है, नॉन टैक्स रिवेन्यू, ठीक है, तो इसमें यही मतलब ग्रांट होती हैं जो भी होती हैं, ठीक है, और कोई जो शुल्क लगाया जाता है या अन्य प्राप्तियां होती हैं, और जो लाभांश होता है या मतलब कोई ब्याज प्राप्त हो रहा है किसी चीज़ से, तो वो सब इसमें इंक्लूड हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पूंजी प्राप्तियां। तो सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देयताएं उत्पन्न करती हैं, मतलब जिसको हम जिसके लिए हमको कुछ देना पड़ता है, यानी वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती हैं। ये वित्तीय परिसंपत्तियों को कम कर देती हैं, मतलब किसी चीज़ को अगर हम बेच दिए तो वो हमसे कम हो गया, ठीक है, तो तब हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो पूंजी प्राप्तियों के रूप में वर्णित की जाती हैं। इनमें ऋण की वसूली, विनिवेश, उधार आदि सम्मिलित होते हैं। ये प्राप्तियां ऋण सृजक या गैर ऋण सृजक हो सकती हैं, ठीक है, तो दोनों प्रकार की ये हो सकती हैं। अब बजट के व्यय घटक कौन कौन से हैं? तो राजस्व व्यय में जो आया था, तो उसमें कौन कौन से? तो यह केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों को सृजन को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए किया गया व्यय है। या सरकारी विभागों, विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्य संचालन, सरकार द्वारा ऋण के ब्याज भुगतान पर किया गया व्यय, राजस्व सरकारों व अन्य दलों को दिए गए अनुदान और किए गए व्यय से संबंधित होता है। हालांकि कुछ अनुदान परिसंपत्तियों के सृजन के लिए हो सकते हैं, ठीक है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पूंजी व्यय। तो इसमें ये सरकार के ऐसे व्यय होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन होता है, ठीक है, और वित्तीय देयताओं में कमी होती है। इसमें भूमि के अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, और केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकारों या प्रशासन या सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को दिए जाने वाले ऋण और अग्रिम व्यय होते हैं। इन्हें जो है कैपिटल जो पूंजी व्यय के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो 2017-18 में केंद्र सरकार ने भारतीय बजट में व्यय को योजना और गैर योजना में योजनागत व्यय में विभाजित करने वाली प्रणाली को समाप्त कर दिया। इसके अतिरिक्त वर्ष 2017-18 में रेल बजट का केंद्रीय बजट में विलय कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हमारे बहुत ऐतिहासिक चेंज आप देखने को मिले थे कि रेल बजट को आम बजट के साथ जोड़ दिया गया, और जो प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर थे, ठीक है, उनको भी समाप्त कर दिया गया उसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहा गया है कि मुद्रास्फीति की परिघटना से निपटने हेतु उठाए जा सकने वाले मौद्रिक और राजकोषीय उपायों पर प्रकाश डालिए, साथ ही उनकी सीमाओं का भी वर्णन कीजिए। तो मुद्रास्फीति है क्या एक्चुअली में, ठीक है, तो उसको हमको डिस्क्राइब करना है, क्या है इसके बारे में, क्या क्या होता है, क्यों होता है ये मुद्रास्फीति, ठीक है। और मुद्रास्फीति को पृथक रूप से नियंत्रित करने के लिए अपनाए गए मौद्रिक और राजकोषीय उपाय दोनों को हमको बताना है, जो आरबीआई और सरकार द्वारा उपाय मतलब अपनाए जाते हैं, ठीक है। देखो, राजकोषीय उपाय होते हैं ये सरकार द्वारा जो है अपनाए जाते हैं। मौद्रिक जो होते हैं ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित ये आरबीआई कंट्रोल करती है, ठीक है। और भारत में जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की क्रियाविधि का भी संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो हम ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मुद्रास्फीति की हम बात करें तो मुद्रास्फीति में क्या है कि मुद्रास्फीति वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि को दर्शाती हैं, ठीक है, और इसके कारण मुद्रा की एक समान इकाई पहले की तुलना में कम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में सक्षम होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाती है। यद्यपि मुद्रास्फीति के मुद्रास्फीति के मध्यम स्तर का अर्थव्यवस्था पर सामान्यतः सकारात्मक प्रभाव होता है, तथापि उच्च मुद्रास्फीति दरें उपभोक्ताओं और अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करने वाली सिद्ध हो सकती हैं, ठीक है। तो ये मुद्रास्फीति जो होती है, तो इसका हमारा टारगेट है जो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का, तो ये 4 ± 2 का होता है, ठीक है। मतलब 6 से ज़्यादा नहीं मुद्रास्फीति होनी चाहिए और 2 से कम नहीं होनी चाहिए, इसी के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है इसको।
और ये जो होती है कि जो मतलब सामान्य वस्तुओं की वृद्धि कीमतों में वृद्धि को दर्शाती है, यानी महंगाई को ये दर्शाती हैं। तो मुद्रा की जो वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। पहले क्या होता है कि 100 रुपये में हम 1 किलो सेब खरीद सकते हैं, लेकिन जब मुद्रास्फीति हो गई तो क्या किया हम लोगों ने, तो हमको अब जो है 120 रुपये में 1 किलो सेब मिल रहा है वही। ठीक है, तो ये हमारी जनरली मुद्रास्फीति को दर्शाती है कि इतनी महंगाई हो गई है। सामान्य किसी भी वस्तु को ऐसे ही खरीदने में ये मतलब हो सकता है। और ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, इसको थोड़ा सा सीरियसली मत लेना। ठीक है, मैं जो भी एग्जाम्पल देता हूँ उसको एक्चुअल नहीं, मतलब एक हाइपोथेटिकल करके दे देता हूँ। ठीक है, तो वैसे भी सेब का मूल्य बहुत ज़्यादा है नहीं, इसी 100 रुपये के आसपास ही है। ठीक है, तो इसको तो मान सकते हैं आप, लेकिन ये हाइपोथेटिकल है। इस समय 100 रुपये है, वैसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसके लिए अब ये न मत करना, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैंने अभी 100 सेब खरीदने गया था ना मार्केट, मतलब मार्केट गया था तो वहीं से आ रहा था, तो सेब भी ले लिए थे, तो वहाँ हमको 100 रुपये किलो मिले थे, इसीलिए मैंने इसका एग्जाम्पल लिया। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा मुद्रास्फीति। ठीक है, अब इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कौन कौन से उपाय हैं। तो एक तो आपका मौद्रिक उपाय है। इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाए गए उपायों का उद्देश्य मुद्रा मुद्रा की आपूर्ति को कम करना, जो जो ज़्यादा मार्केट में लिक्विडिटी है उसको कम करना, जिससे समग्र मांग में कमी तथा परिणाम स्वरूप मूल्यों में गिरावट होगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु निम्नलिखित उपाय अपनाए जाएंगे। तो कौन कौन से उपाय हैं, तो हमारा रेपो रेट है। ठीक है, तो वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अल्प अवधियों के लिए, ठीक है, अल्प अवधियों के लिए ऋण प्रदान करता है। ठीक है, रेपो दर में वृद्धि नकदी और धन के प्रवाह को कम करती है। ठीक है, तो ये मतलब धन के प्रवाह को कम कर देती है, रेपो रेट होती है। ठीक है, इसमें वृद्धि की जाती है। दूसरा है बैंक रेट। तो इसमें बैंक दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप बैंकों में ऋण लेने वालों के लिए उधार प्राप्त करने की लागत बढ़ जाती है, जिससे वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्राप्ति में कमी होती है। तो बैंक रेट में भी हो जाएगी, तो वो लोग भी जब महंगे पे आरबीआई से ये लोग या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से ये लोन लेते हैं, ठीक है, तो इनको क्या है कि मतलब ज़्यादा पैसे पे मिलेगा, आरबीआई द्वारा इसको ज़्यादा पैसे पे मिलेगा, ज़्यादा रेट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका ये रहेगा, जैसे मान लिया कि पहले था जो इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, तो जो ये बैंक रेट है हमारी, मान लिया एग्जांपल, पता नहीं कितनी है, आप लोग बताइए कि बैंक रेट इस समय कितनी है। ठीक है, मान लिया ये हाइपोथेटिकल है। ठीक है, इसको सीरियस नहीं लेना है। 10%, ठीक ठीक है, 10% बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। 5% मान लिया, ये 5% थी। ठीक है, लेकिन अभी जब ये मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इसको कंट्रोल करना है, तो ये क्या कर देगी, आरबीआई इसे 7% कर देगी। तो अब 7 रुपये तो इसका ये देना पड़ेगा, प्लस जो बैंक का खर्चा होगा, तो लगभग 15% के करीब ये बैठेगा जाके। ठीक है, क्योंकि बैंक में भी तो एम्प्लॉय होते हैं, तो उन लोगों को भी खर्चा देना पड़ता है, तो सब अगर जोड़ेंगे तो ये 15% और प्रॉफिट भी उनका होना चाहिए, तो 12 से 15% पर इन्हें मतलब कोई किसी को भी लोन देने में होगा, तो इतना महंगा कोई लोन क्यों लेगा। ठीक है, तो ये एक है हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार अगर आरक्षित कोष विषयक अनिवार्यताएं जैसे होती हैं, जो एसएलआर होता है। ठीक है, आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात। तो इसमें क्या होता है कि नहीं, कैश रिजर्व रेशियो की बात की जा रही है, ये कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर जो होता है। ठीक है, इसमें सामयिक तरलता अनुपात के अंतर्गत वर्धित जो सामयिक तरलता अनुपात और सीआरआर दोनों क्या करते हैं कि इसमें अगर वृद्धि हो जाती है तो कोष विषयक अनिवार्यताओं से वाणिज्यिक बैंकों की ऋण प्रदान करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे जनता की और धन का प्रवाह कम हो जाता है। तो जब जिसे रिजर्व में रखना पड़ता है आरबीआई के पास, वही सीआरआर, ठीक है, सीआरआर और एसएलआर, तो इनका क्या होता है कि ये लगभग 19% के से करीब होता है और ये 4 के करीब होता है। तो जब इनमें वृद्धि हो जाती है, तो जैसे 5% ये सीआरआर कर दिया, 19% ये था, ये हमारा 25% कर दिया, तो बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, क्योंकि उनको रिजर्व में ज़्यादा रखना पड़ेगा, उसका यूज नहीं कर सकते वो लोग। ठीक है, तो जो है फ्लो कम हो जाएगा पैसे का, मतलब मुद्रा का फ्लो कम हो जाएगा। इसी प्रकार खुले बाजार की संक्रियाएं जो होती हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें दीर्घकालिक स्थायी तरलता वृद्धि करने और उसका अवशोषण करने हेतु सरकारी प्रतिभूतियों की एक मुश्त खरीद व बिक्री दोनों सम्मिलित होती हैं। तो ये जो प्रतिभूतियां होती हैं उनके बारे में भी ये मतलब होता है, इसका भी अवशोषण कर लिया जाता है।
ठीक है। नेक्स्ट है राजकोषीय उपाय। अब ये तो आरबीआई के थे कि केंद्रीय बैंक क्या क्या करता है, ठीक है। अब राजकोषीय उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, तो व्यय को कम करने और आपूर्ति प्रेरित मुद्रा स्फीति का प्रबंधन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए राजकोषीय उपायों में सम्मिलित है। तो कौन कौन से हैं, तो इसमें देखो, व्यय की कमी में सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रित होने तक गैर विकासात्मक गतिविधियों का अनावश्यक व्यय को कम कर सकती है और सार्वजनिक ऋण की चुकौती को मतलब चुकौती जो होती है उसको स्थगित कर सकती है, जो सार्वजनिक ऋण है, ठीक है। और करों में जो वृद्धि होती है, इससे क्या होता है कि मतलब इससे अल्प प्रयोज्य आय के कारण व्यक्तिगत उपभोग व्यय में कटौती होती है और साथ ही इससे अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को कम करने में सहायता प्राप्त होती है। अधिशेष बजट, मतलब अधिशेष बजट का अर्थ है कि सरकार द्वारा व्यय के साधनों से धन की आपूर्ति की अपेक्षा करों के माध्यम से जनता के पास उपलब्ध अधिशेष तरलता में कमी अधिक की गई है, ठीक है। इसके परिणामस्वरूप मांग कम हो जाती है। तो ये अधिशेष की समस्या जो होती है, ये वाली भी हमको मांग को कम कराती है, ठीक है। संरक्षणवादी उपाय, जैसे कि सरकार घरेलू खपत से सहायता प्रदान करने के लिए दाल, तेल आदि आवश्यक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध आरोपित करके शुल्कों को कम करके आयातों को प्रोत्साहित करने जैसे कुछ संरक्षणवादी उपाय अपना सकती है। तो इस प्रकार हमारा ये जो राजकोषीय नीति है, मतलब राज्य सरकार द्वारा क्या क्या कंट्रोल किया जाता है कि व्यय में कमी की जाती है, ठीक है, करों में वृद्धि की जाती है, अधिशेष बजट पे मतलब उस पे उपाय किए जाते हैं और संरक्षणवादी उपाय मतलब किए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार मुद्रास्फीति नियंत्रण करने के उपयुक्त उपाय की कुछ सीमाएं भी होती हैं। तो उपयुक्त उपाय की सीमाएं कौन कौन से हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रभाव उत्पन्न करने लगने वाली दीर्घ अवधि यानी उच्च ब्याज दरों द्वारा मांग में कमी करने का प्रभाव उत्पन्न करने में 18 माह तक की अवधि लग सकती है, ठीक है। इस प्रकार इसे भविष्य की मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों के सटीक पूर्वानुमान की आवश्यकता होगी, ठीक है। और उपभोक्ता व्यय को कई कारक प्रभावित करते हैं, जैसे कि मतलब व्यवहार में उच्च ब्याज दरें उपभोक्ता व्यय को सभी परिस्थितियों में कम नहीं कर सकती, ठीक है। उदाहरण के लिए, यदि उपभोक्ता का विश्वास अधिक दृढ़ है और घरेलू कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वृद्धि हुई ब्याज दरें भी उपभोक्ता व्यय को कम करने के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो सकती हैं, ठीक है। अगर उसका विश्वास है तो वो मतलब कम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक प्रभाव। तो राजकोषीय नीति सदैव आर्थिक विचारों पर आधारित नहीं होती। उदाहरण के लिए, करों में वृद्धि से समग्र मांग को कम करने में अधिक सहायता प्राप्त हो सकती है, परंतु वास्तव में सत्तासीन सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेना प्रायः कठिन होता है और वृद्धि के साथ समन्वय। तो यदि उपयुक्त दोनों उपायों के समग्र मांग को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है, परंतु मांग की कमी निवेश और आर्थिक विकास की दर में कमी के रूप में प्रतिबंधित होगी, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए एक सीमा है। तो इस प्रकार हम बात करें तो समग्र व्यय को प्रभावित करने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय उपायों का उचित समेकन प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इन दोनों विधियों के अतिरिक्त अन्य प्रत्यक्ष विधियों जैसे मांगों की आपूर्ति हेतु उत्पादन में वृद्धि, पारिश्रमिक नीति को युक्तिसंगत बनाना और प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण आदि का उपयोग किया जा सकता है। तो अगर ये सारे हमारे फेल हो जाते हैं तो इनको भी हम अपना सकते हैं। तो हमारा ये बहुत ही अच्छा आंसर है। देखो, हर एक चीज़ इसमें इंक्लूड की गई है। और अब पूछ लेंगे कि जो आरबीआई द्वारा जो मुद्रास्फीति के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं, तो इसमें देखो क्या रेपो रेट, बैंक रेट और आरक्षित कोष वाला जो एसएलआर और सीआरआर है, ठीक है, और ये खुले बाजार की सक्रियाएँ, तो ये सारी जो है ये मौद्रिक नीति को नियंत्रित करती हैं, ठीक है। राजकोषीय उपाय कौन कौन से हैं, तो व्यय में कमी और करों में वृद्धि, अधिशेष बजट, संरक्षणवादी उपाय और, ठीक है। तो और उसके कौन कौन से ये सीमाएं हैं, तो ये हमारा ऑप्शन में देके पूछ लेता है कि ए बी सी मतलब करके पूछ लेता है कि कौन से हैं, ठीक है। तो ये सब हमारा रिलेटेड है। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, अभी नहीं समझ रहे हैं, ये जब 2-3 साल तैयारी करते हुए हो जाएंगे तब आपको समझ में आएगा, अरे ऐसे पढ़ा होता तो यार आज मेरा सिलेक्शन हो गया होता।
कई दोस्त हैं ऐसे जो बताते रहते हैं कि यार ये गलती हमने कर दी, ये गलती कर दी, तो इसलिए आप लोग अपनी ये गलती को मत कीजिए, ठीक है। जो हम मतलब जो हम लोगों ने या मतलब जो अदर हमारे फ्रेंड ने की हैं गलतियाँ, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक साथ लेके चलो, ठीक है। ये नहीं कि प्री पहले पास कर लिया, मेंस बाद में तैयार कर लेंगे जब हो जाएगा तब, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो अपना सही से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों को, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आज आपको करंट का भी वीडियो मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।